ब्रेक के बाद नहले पे दहला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में आजकल कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आज तो पटना में एक बस की रफ्तार ने भी कई जिंदगियों को बेबस बना दिया। पटना के अगमकुआ इलाके में तेज रफ्तार बस ने सड़क की पटरी पर चल रहे 4 लोगों को रौंद दिया। चारों की मौके पर मौत हो गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो हाईवे के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ती हुई 30 फुट नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिससे बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। ये बस पटना से रोसड़ा जा रही थी। गांधी सेतु से थोड़ा पहले धनुकी मोड़ के पास ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने बस स्टैंड पर क्लच में खराबी की शिकायत की थी, लेकिन उस पर ध्यान दिए बिना बस को रवाना कर दिया गया। पुलिस अब जांच की बात कह रही है। प्रशासन ने हादसे में मरे लोगों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बेकाबू तो आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हो गए। सीबीआई के अंदरूनी झगड़े की कहानी बाहर आने के बाद कांग्रेस ने देश भर के सीबीआई दफ्तरों पर हल्ला बोला। दिल्ली में मोर्चा खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाला। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ सीबीआई मामले को लेकर सरकार के विरोध में मार्च निकाला। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस का यह मार्च दयाल सिंह कॉलेज से शुरू हुआ और सीबीआई मुख्यालय तक चला। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ शरद यादव, सीपीआई के डी राजा और टीएमसी के नेता भी शामिल हुए। सीबीआई दफ्तर के पास राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। राहुल एक्शन में थे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश भी बेकाबू होने लगा। सीबीआई दफ्तर के बाहर राहुल गांधी ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी गिरफ्तारी दी। पुलिस राहुल समेत सभी नेताओं को लोधी रोड पुलिस स्टेशन ले गई, जहां बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी राफेल विवाद पर अपने आरोप रखते रहे तो बीजेपी ने भी रटा रटाया जवाब ही दिया। प्रधानमंत्री दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मगर छुप नहीं सकते हैं सच्चाई से। सच्चाई बाहर आएगी। सीबीआई को हटाने, सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में देश को पता लगेगा कि देश के चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले हैं। जनता के दिल में एक सवाल है और ये बच्चों के दिल में है, युवाओं के, बुजुर्गों के, किसानों के, मजदूरों के। चौकीदार चोर है। क्या हर चीज में वोट तलाशेगी कांग्रेस? झूठा मिथ्या आरोप लगाएगी कांग्रेस? जिस तरह से राफेल के मसले को जबरदस्ती इसमें जोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, कहीं से भी कोई राफेल की जांच नहीं होने वाली थी। ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है। पूरे देश के अंदर एक गलत संदेश देना चाहती है कांग्रेस। उधर सीबीआई में चल रही उठापटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा विवाद पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए कहा कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के आरोपों की सीबीसी जांच 2 हफ्तों में पूरी की जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक को नियुक्त किया गया है। वहीं एक्टिंग सीबीआई चीफ नागेश्वर राव को लेकर बड़ा निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव को अपने फैसले सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। आज ही राकेश अस्थाना की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने उस पर बाद में सुनवाई करने की बात कही है। सीबीआई में मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी सरकार और कांग्रेस आमने सामने है। सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सकारात्मक बताया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई विवाद में, वो एक बहुत पॉजिटिव और एक सकारात्मक कदम है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सारा सच सामने आ गया है। मोदी सरकार ने सीबीआई में मचे दंगल को लेकर जो कदम उठाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर और सरकार की ओर से सीबीआई की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए उठाए गए कदम पर बड़ा तमाचा है। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बिहार में बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये खबर इंडिया न्यूज ने 23 अक्टूबर को ही आपको बता दी थी। आज इस पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार अमित शाह से मिले, जिसके बाद सीटों के फॉर्मूले पर दोनों ने एक साथ हामी भरी।
ये तय हुआ है कि बिहार में जदयू और भाजपा दोनों एक समान सीटों पर लड़ेंगे और बाकी साथियों के लिए भी सम्मानजनक जगह रखकर सीटों का बंटवारा फाइनल करेंगे। जहां तक सीटों के नंबर का सवाल है, 2-3 दिनों में हम नंबर को घोषित करेंगे। बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। 2-3 दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। बीजेपी जेडीयू में बराबर सीटों पर सहमति तो बन गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान और आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा क्या मानेंगे। अगर 2014 के चुनाव की बात करें तब एनडीए में बीजेपी के अलावा एलजेपी और आरएलएसपी थे और जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में सभी दलों में संतुलन साधना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। 2014 में बीजेपी 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 जीती थी। जेडीयू 38 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई थी, तो एलजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीती थी। वहीं आरएलएसपी ने सभी 3 सीटें जीती थी। अमित शाह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथी हैं, कुशवाहा जी भी साथ में रहेंगे, रामविलास जी भी रहेंगे, भाजपा और जदयू है ही। जब नया साथी आए तो सबकी सीटों में कमी होगी, कितनी होगी क्या होगी हम बताएंगे। सबको एक दूसरे को सहयोग कर आगे बढ़ना है। दिल्ली में अमित शाह दावा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन कुशवाहा बिहार में कुछ और ही खिचड़ी पकाते दिखे। ये तस्वीर बिहार के अरवल गेस्ट हाउस की है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कुशवाहा की बातचीत हुई। तेजस्वी ने कुशवाहा को महागठबंधन के साथ आने का ऑफर भी दिया। इस मुलाकात से ये कयास भी लगने लगे कि कहीं कुशवाहा एनडीए छोड़ न दे। हालांकि कुशवाहा ने बाद में सफाई दी कि वो नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाएंगे। देखिए, उस पर हमारी बात कई बार हो चुकी है। अभी हम एनडीए में हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उनके ऑफर का वो मामला अलग है। समय आएगा तो आप नहीं हो जा सकते। सवाल ही नहीं, हम तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। इस मुलाकात को क्या कहा जाएगा सर? संयोग है, संयोग है और क्या संयोग है कि अरवल सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, हम भी आगे सर्किट हाउस में। सर्किट हाउस में तो कोई भी आ सकता है। संयोग है कि मुलाकात हो गई और कुछ नहीं, संयोग है बस, आप कुछ नहीं। हालांकि बीजेपी जेडीयू के बीच के 50-50 के फॉर्मूले पर कुशवाहा खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं। 50-50 दोनों लड़ रहे हैं सर, जेडीयू और 50-50 दोनों पार्टियों के बीच उनका फैसला है, लेकिन 50 का मतलब कोई अंक तो नहीं होता है ना कि 50 मतलब क्या, 5-5, 25-25, 15-15, अभी कुछ भी तय नहीं है। तो उसका जब तक कुछ तय नहीं होता है तब तक बोलना कैसे संभव। उधर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि घटक दलों को सीटें देने के बाद जितनी सीटें बचेंगी उसे 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी जेडीयू बांटेंगी। सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं। ये फॉर्मूला एक जरूर निकाला गया कि घटक दलों को सीटें देने के बाद जो सीटें बचेंगी वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आपस में वो लोग 50-50 वो लोग शेयर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो भी बंटवारा होगा, जो भी समझौता होगा, सम्मानजनक होगा। बिहार में एनडीए की 2019 की चुनावी यात्रा शुरू हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा बीच में ही खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों तक सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचने वाले थे, लेकिन जब गुरुवार की रात जबलपुर में यात्रा लेकर पहुंचे तो इसके समापन का ऐलान कर दिया। 103 दिनों में 187 विधानसभा क्षेत्रों तक शिवराज पहुंचे, लेकिन अब बाकी 43 क्षेत्रों में यात्रा लेकर जाने की जगह जनसभा करेंगे। आज जन आशीर्वाद यात्रा को यहाँ जैसा समर्थन मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में रोज कहीं न कहीं भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हो रही है। अब सागर के बड़े बाजार इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 17 लाख कैश जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के एक नेता समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। मध्य प्रदेश के सतना में आचार संहिता के खुलेआम उल्लंघन का मामला सामने आया है।
सतना के ऊंचेहरा में गैस सिलेंडर और चूल्हे से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई है। आरोप है कि उज्ज्वला योजना के तहत चोरी छिपे गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद पूरी गाड़ी जब्त कर ली गई। राजस्थान के बयाना में इंडियन नेशनल कांग्रेस रेवोल्यूशन नाम का एक संगठन का सम्मेलन हुआ। INCR के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी वोटर्स को मतदान केंद्रों पर लाने की है। इसके लिए हर बूथ पर 10 युवाओं की टीम बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया है, बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। अब सूरजपुर में बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सूरजपुर की भटगांव सीट पर अजय गोयल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो नाराज हो गए। पिछली बार इस सीट से हारी रजनी त्रिपाठी को फिर से टिकट दिए जाने का उन्होंने खुलकर विरोध कर दिया है। विरोध के सुर गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के खिलाफ भी उठे, जिन्हें प्रतापपुर से टिकट मिला है। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि जो नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। नहीं, सबके साथ अन्याय हुआ है। कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होगा। कार्यकर्ता मेरी पूंजी, हम सबका धर्म जो है मेरे कार्यकर्ता है, यहाँ के मतदाता है। इनका जो निर्णय होगा मेरे सर्वोपरि निर्णय है। कार्यकर्ताओं को समन्वय बनाएंगे और प्रदेश नेतृत्व सब मिलकर के अपन चर्चा भी मैं भी करूंगा और इस जिले में मैं प्रयास करूंगा कि हमारी गुटबाजी किसी तरह का न हो। आपस में छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर के हम काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी को घेरा। आजम खान ने कहा कि इनका मकसद राम मंदिर बनाना नहीं, बल्कि मंदिर के नाम पर सिर्फ सरकार बनाना है। तुम इस शहर को कैंसर नासूर बनाना चाहते हो, ताकि मंदिर के नाम पर तुम मुसलमानों का बेगुनाहों का खून बहाते रहो और सरकारें बनाते रहो। जब मस्जिद तोड़ दी गई उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था। अरे बहादुरों, शौर्य दिवस मनाने वालों, जब तोड़ कोई नहीं आया तो बनाने के लिए किसी को आने की क्या जरूरत है? अब जब कोई नहीं बनाना चाहते तो हम क्या करें? मीटू के तहत अभिनेता नाना पाटेकर पर लगे आरोपों में सुर्खियों में आई फिल्म हाउसफुल 4 फिर सुर्खियों में है। मुंबई के चित्रकूट स्टूडियो में फिल्म के सेट पर एक महिला डांसर से छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। डांसर का आरोप है कि सेट पर अचानक पहुंचे 4 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की। जिस वक्त ये घटना हुई, फिल्म में लीड रोल कर रहे अभिनेता अक्षय कुमार और रितेश देशमुख सेट पर मौजूद थे। अक्षय के कहने पर पीड़ित महिला डांसर ने अंबोली थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ चल रही मीटू अभियान की जद में गूगल कंपनी भी आ गई है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद गूगल ने 2 साल के अंदर 48 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसमें 13 वो लोग भी हैं जो गूगल में सीनियर मैनेजर थे। निकाले गए कर्मचारियों में से किसी को भी एग्जिट पैकेज नहीं दिया गया। महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जीरो टॉलरेंस की वकालत की जा रही है। मीटू अभियान उसी का हिस्सा है जिसका कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह अपनी पार्टी से सहमत नहीं है। उनको लग रहा है कि पैसे वसूलने के लिए कई महिलाएं झूठे आरोप लगाती हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ इस मामले में कई लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए भी, प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। मैं प्रत्येक माह में 1-2 प्रकरण ऐसे मेरे पास आ जाते हैं और बाद में फिर FIR दर्ज होती है और कई ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आपस में कंप्रोमाइज करके रुपए वसूल किए जाते हैं। शिष्या के साथ कुकर्म के आरोपी दिल्ली के शनिधाम मंदिर के संस्थापक दाती मदन राजस्थानी पर शिकंजा कसने लगा है। दाती के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज कर ली है। CBI ने दाती के 3 सहयोगियों को नामजद भी किया है। सूत्रों के मुताबिक दाती पर रेप और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर CBI ने इस केस की जांच अपने हाथों में ले ली। दाती की एक शिष्या का आरोप है कि दिल्ली और राजस्थान स्थित आश्रम में उसके साथ दाती ने रेप किया था। दिल्ली में सांस लेना जहर होता जा रहा है। यहाँ के लोगों को हवा भी प्रदूषित मिल रही है।
और इस प्रदूषण ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। इन तस्वीरों को देखिए, ये दिल्ली के तिमारपुर की है। यहाँ पार्किंग एरिया में कूड़े का ढेर था जिसमें आग लगा दी गई। आग लगने के बाद धुआं उठा और चारों तरफ फैलता चला गया। दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है, फिर भी लोग प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली में आज भी एयर क्वालिटी ऐसी नहीं थी जिसमें सांस ली जा सके। दिल्ली के हर कोने में हवा की गुणवत्ता या तो खतरनाक थी या फिर बेहद खराब। आनंद विहार, मुंडका, द्वारका, सेक्टर 8 और जहांगीरपुरी में हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि खुले में तेज चलना भी घातक है। एनसीआर के बाकी शहरों की हवा भी सांस लेने लायक नहीं बची है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में भी सांस लेना दूभर है। दिल्ली में हवा के प्रदूषण को लेकर ईपीसीए ने बड़ी चेतावनी जारी की है। ईपीसीए का कहना है कि 1 नवंबर से हवा का प्रदूषण और बढ़ेगा, क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है और पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की रफ्तार भी तेज हो रही है। 7 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद पटाखों और आतिशबाजी के धुएं से दिल्ली की हवा और जहरीली होगी। ये बात कई साल से कही जा रही है कि पंजाब हरियाणा में जलती पराली दिल्ली के पर्यावरण की दुश्मन बन चुकी है। इसके अलावा राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम, दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य से उड़ती धूल, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों से निकलती धूल और धुआं और औद्योगिक इलाकों का कचरा दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में तब्दील कर चुका है। राजस्थान में 100 से ज्यादा लोगों को चपेट में लेने के बाद गुजरात में जीका वायरस जीका जंजाल बन गया है। ताजा मामला अहमदाबाद का है, जहां जीका वायरस के 5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन जीका वायरस से लोगों में दहशत है। भीमा कोरेगांव शहरी नक्सली मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, वेरनॉन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को बड़ा झटका लगा है। पुणे की एक विशेष अदालत ने इन तीनों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती देने के बाद इन तीनों को नजरबंद रखने का आदेश दिया गया था। यह अवधि आज खत्म हो रही थी। तीनों ने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन वो खारिज हो गई। पुणे पुलिस ने इन तीनों को 31 दिसंबर को हुए एल्गार परिषद सम्मेलन से नक्सलियों के साथ संबंधों के आरोप में 28 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस सम्मेलन के बाद ही कथित तौर पर भीमा कोरेगांव हिंसा भड़की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। दंतेवाड़ा के मल्लापारा में नक्सलियों की महिला प्लाटून की सदस्य राजे मड़कम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से राइफल, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया जारी है। पिछले 3 दिनों में 10 आतंकी ढेर किए गए। आज तड़के सोपोर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। बुधवार को श्रीनगर के नौगाम में 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। वहीं गुरुवार को अनंतनाग और बारामूला में हुए इनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर किए गए थे। कल पुलवामा त्राल में आर्मी कैंप में आतंकियों ने हमला भी किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। एक तरफ आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ घाटी में आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले युवाओं की तादाद बढ़ रही है। इस साल अब तक 164 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 128 ही था। 2016 में 88 युवाओं ने आतंकी संगठन ज्वाइन किया था, तो 2015 में 66 कश्मीरी युवाओं को आतंकियों ने अपने साथ जोड़ा था। उधर इस साल अब तक आर्मी में 192 आतंकियों को ढेर किया है। पिछले साल 213 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इस साल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में 52 जवान शहीद हुए हैं। वहीं पाकिस्तान ने इस साल अब तक 1228 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की तरफ से इस साल घुसपैठ की 91 कोशिश हुई है और इस दौरान 12 आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों को लेकर पाकिस्तान की हमदर्दी एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुई है। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर दरियादिली दिखाई है।
हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को पाक ने प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एक अध्यादेश के जरिए आतंक विरोधी अधिनियम 1997 में संशोधन किया। इसके बाद उन आतंकियों और संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया जिनका नाम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की लिस्ट में दर्ज था। यूपी के बदायूं में दिवाली से पहले बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के सिविल लाइन्स इलाके में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। बताया जा रहा है कि एक घर को ही पटाखा फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था और इसी में पटाखे बन रहे थे। धमाका कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। इंदौर से रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ 2 साल की मासूम बच्ची से उसकी मां के मामा ने रेप किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जब इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके परिजन उसे लेकर अस्पताल से गायब हो गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की फोटो से छेड़छाड़ करने वाले युवक की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से आरोपी युवक लकी को पुलिस ने पकड़ा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन लकी पर भागवत की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लील रूप में दिखाने का आरोप है। यूपी में कांस्टेबल और पीएससी के लिए लिखित परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधली का भांडाफोड़ किया गया है। एसटीएफ ने आगरा के खंदौली में गिरोह के सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,46,000 रुपए कैश और 2 कारें बरामद हुई हैं, जिसमें एक मारुति स्विफ्ट है और दूसरी वैगन आर। तलाशी के दौरान 2 मोबाइल, क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी, 4 नकली आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। आशंका है कि रैकेट पूरे राज्य में फैला हुआ है, जिसकी जाँच की जा रही है। यूपी के बलिया में मंडी समिति में काम करने वाले एक गार्ड का घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि गार्ड दिनेश सिंह एक व्यापारी से पैसा ले रहा है। स्थानीय स्तर पर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में दिनेश सिंह ने बलिया सहित यूपी के कई शहरों में घर और फ्लैट खरीदे हैं। हालांकि मंडी समिति के अधिकारियों का कहना है कि यह वीडियो गलत है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 ऐसे टीचर्स को गिरफ्तार किया है जो दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहे थे। एक ऐसी टीचर को पकड़ा गया है जिसके सर्टिफिकेट फर्जी थे। एसटीएफ ने गुप्त तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की फाइल खंगाली और फर्जी तरीके से सरकारी ट्रेजरी को चूना लगा रहे लोगों को पकड़ा। इस पूरे रैकेट का सरगना महाराजगंज जिले का मनोज जायसवाल बताया जा रहा है। यूपी के चंदौली में पटना राजधानी में एक पैसेंजर के बैग में 50 लाख रुपए कैश मिले। बताया जा रहा है कि दिल्ली के करोलबाग निवासी राजीव शर्मा की तबीयत बक्सर के नजदीक अचानक खराब होने लगी। इसकी सूचना आरपीएफ स्कॉटिंग ने कंट्रोल को दी। मुगल सराय में ट्रेन रुकते ही राजीव को लोको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बैग की तलाशी में 50 लाख रुपए मिले। फिलहाल आरपीएफ ने कैश कब्जे में ले लिया है और वो राजीव की तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि सही सबूत लेकर पैसा लौटाया जा सके। आशंका है कि साथ में इतना कैश लेकर चलने की वजह से ही राजीव शर्मा को हार्ट अटैक आया। लास्ट में उनका जब बैग वगैरह देखा गया कि कुछ मिले प्रमाण, तो बैग में कैश था काफी मात्रा में, जो टीएस ट्रेन सुपरिटेंडेंट भी थे और अगल बगल वाले यात्री के सहयोग से पैसा को मिलाया, काउंटिंग किया गया और जिसमें 50 लाख रुपए है। एमपी के इंदौर में महिला जुआरियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को खबर मिली थी कि द्वारकापुर इलाके में महिलाएं जुआ खेल रही हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई और मौके से 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कैश भी बरामद हुए हैं। चीन के पश्चिमी चोनकिंग शहर में एक महिला ने स्कूल में घुसकर बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 14 बच्चे घायल हो गए। लियू नाम की महिला स्कूल में उस वक्त घुसी जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। महिला ने बच्चों पर हमला क्यों किया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के इंदौर में 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर निगम में काम करने वाले अंशुल सिरसिया की बेटी अनुष्का के अपहरण का आरोप घर के ही नौकर हनी पर लगा है। पुलिस ने बच्ची को मुक्त कराने और आरोपी को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू कर दी है।
हैदराबाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अगवा 3 महीने के मासूम को मुक्त करा लिया है। दरअसल एक महिला ने मासूम बच्चे को 60,000 रुपए में बेचने की नियत से उसे अगवा किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान हुई और उसे धर दबोचा गया। साथ ही इस वारदात में शामिल 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में बाल सुधार गृह से बच्चों के भागने से हड़कंप मच गया है। 11 से 14 साल की उम्र के 7 लड़के बाल सुधार गृह की खिड़की के ग्रिल तोड़कर फरार हो गए। पुलिस इन बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। इस सुधार गृह से पहले भी बच्चे फरार हुए थे। बिहार के मोतीहारी में मनचलों को भीड़ ने जमकर सबक सिखाया। आरोप है कि ये लड़के कोचिंग जाने वाली छात्राओं को आए दिन मोटरसाइकिल से पीछा कर उन पर अश्लील फंक्तियां कसते थे। छात्राओं ने परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद इन मनचलों को मौके से ही पकड़ लिया गया और फिर जमकर पिटाई की गई। पिटाई के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शाहपुर इलाके में एक घर पर छापेमारी कर एक पिस्टल के साथ आधा दर्जन तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को हथियार बनाने का सामान भी मिला है। ये फैक्ट्री रिहायशी इलाके में एक घर में ही चल रही थी। पुलिस ने हथियारों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बिहार के बेगूसराय में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया और भगवान भैरव की बेशकीमती मूर्ति पर हाथ साफ कर गए। वीरपुर इलाके के प्राचीन भैरव मंदिर पर रात में चोरों ने सेंध लगाई और भगवान भैरव की मूर्ति उड़ा ले गए। मंदिर में हुई इस चोरी से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है और वो जल्द मामले के खुलासे की मांग कर रहे हैं। गुजरात के भरूच में बोट पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। घोघा और दाहेज के बीच शुरू होने वाली रोपेक्स फेरी की खींचकर ले जा रही टग बोट हादसे का शिकार हो गई। बोट में 7 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। इस फेरी सेवा का सीएम विजय रूपाणी शनिवार को उद्घाटन करने वाले थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 मजदूरों को बचाने का मिशन जारी है। छतरपुर में एक कुएं के मलबे में 2 मजदूर दब गए, जिन्हें निकालने के लिए भारी मशक्कत चल रही है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ टीम से भी मदद मांगी गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में छात्र की खुदकुशी का वीडियो वायरल हो गया है। 24 अक्टूबर को 16 साल के छात्र विवेक ने गोई नदी पर बने डैम में कूदकर जान दे दी। खुदकुशी से पहले उसने पिता को फोन किया था। लोगों ने विवेक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने डैम में छलांग लगा दी। यूपी एसटीएफ ने इंसानी खून में मिलावट कर उसे बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड नसीम नाम का एक युवक है। उसके मुताबिक वो खून का सौदा करता था। पैसे देकर नशे के आदी लोगों से 1 बोतल खून लेता था, फिर उसमें स्लाइन मिलाकर उसे दोगुना कर देता था। बाद में कुछ नर्सिंग होम से मिलीभगत कर उसे 3000 यूनिट के हिसाब से बेच देता था। एसटीएफ की जांच में खून भी खतरनाक संक्रमण वाला पाया गया है, जिसे मरीजों के लिए जानलेवा माना गया। पूरे मामले में नसीम के अलावा लखनऊ के बीएनके ब्लड बैंक का लैब टेक्नीशियन राघवेंद्र, इसी ब्लड बैंक का लैब अटेंडेंट पंकज त्रिपाठी और फर्जी डोनर ग्रुप चलाने वाले नसीम को भी गिरफ्तार किया गया है। राजधानी दिल्ली में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। वो कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। राजधानी के मंदिर मार्ग इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान डांस टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जुलूस के दौरान जब अविनाश नाम का डांस टीचर डांस कर रहा था, तभी भीड़ के बीच से आए एक शख्स ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो नहले पे दहला में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मूंग और मसूर की दाल, मूंग और मसूर की दाल क्यों होती जा रही है जहरीली। ब्रेक के बाद दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हिंदुस्तान में खुशहाली बतानी हो तो लोग यही कहते हैं, लेकिन अब बाजार में ऐसी इंपोर्टेड दाल आ गई है जिसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ है। प्रोटीन के लिए हम दाल खाते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ने दाल के नाम से सबको डरा दिया। FSSAI की रिपोर्ट कहती है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मूंग मसूर की जो दाल आ रही है उसमें विषैले तत्व हैं। दरअसल इन दालों में ग्लाइफोसेट केमिकल के अंश हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये भी पेस्टिसाइड जो होता है डेफिनेटली हार्मफुल होता है, स्पेशली इंटेस्टाइन के लिए, हमारे मस्कुलर सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए। इसके टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं अगर ये एब्जॉर्ब हो जाए।
मूंग की दाल पचने में आसान होती है और मसूर के बारे में तो कहा जाता है कि ये मूंग और मसूर की दाल। अब FSSAI को अंदेशा है कि विदेश से आयातित मूंग मसूर में ग्लाइफोसेट नाम के केमिकल की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो सकती है। खासकर मूंग और मसूर की दाल जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की गई है, उनकी जांच कराने को कहा गया है। आशंका है कि इंपोर्टेड मटर और सोयाबीन में भी केमिकल हो सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है और सबसे ज्यादा खपत भी यही होती है। जितनी खपत है उतनी दाल पैदा नहीं होती, इसलिए हर साल लाखों टन दाल इंपोर्ट करनी पड़ती है। पिछले साल की बात करें तो भारत को 3,46,000 टन मूंग की दाल इंपोर्ट करनी पड़ी थी। मसूर की दाल का इंपोर्ट 7,97,000 टन था। तो वहीं 2017-18 में भारत ने 4,13,000 टन अरहर की दाल भी आयात की थी। उसी साल 9,81,000 टन चना और 28,27,000 टन मटर भी इंपोर्ट हुई थी। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग देशों से दाल इंपोर्ट करता है। मूंग की दाल की सबसे ज्यादा खरीद म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया से होती है। वहीं मसूर का इंपोर्ट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से होता है। अरहर की दाल की बड़ी खेप म्यांमार और मोजाम्बिक से खरीदी जाती है। चना का सबसे ज्यादा इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया और मटर का कनाडा से होता है। FSSAI ने इंपोर्टेड दालों में जिस ग्लाइफोसेट का खतरा बताया है वो खरपतवार नाशक केमिकल है, जिसका खेती और बागवानी में करीब 125 देशों में इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइफोसेट की मात्रा ज्यादा सेहत के लिए खतरनाक मानी जाती है। 2013 में अल सल्वाडोर ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। 2015 में IARC नाम की संस्था ने ग्लाइफोसेट को कैंसर कारक बताया था। चाय बागान मजदूरों में किडनी रोग बढ़ा था तो 2015 में श्रीलंका ने भी इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसी साल अमेरिका की कोर्ट ने ग्लाइफोसेट का निर्माण करने वाली मॉन्सेंटो कंपनी पर 28 करोड़ 90 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था, क्योंकि इससे किसानों को कैंसर हो गया था। दालों के साथ अब नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले ओट्स में भी ग्लाइफोसेट की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई है। 2 दिन पहले ही अमेरिका में एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप ने दावा किया है कि ओट्स में सामान्य से ज्यादा ग्लाइफोसेट है। 28 ब्रांड्स के ओट्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स की जांच कराई गई थी, जिसमें 26 में केमिकल पाया गया था। संस्था का कहना है कि अनाज में 160 पार्ट्स पर बिलियन ग्लाइफोसेट हो तो उसे सामान्य माना जाता है। जिन ओट्स की जांच हुई है उनमें ग्लाइफोसेट की मात्रा मानक से 5 से 18 गुना तक ज्यादा पाई गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवक को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। मामला पुलिस वालों की दबंगई का बताया जा रहा है। जिस युवक को पीटा जा रहा है उसका नाम संतोष यादव है। संतोष का आरोप है कि ट्रैक्टर पर दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए वो ले जा रहा था। लोगों की भीड़ थी, लिहाजा वो उन्हें साइड कर रहा था। तभी नशे में टल्ली इस पुलिस वाले से, जो अभी हंटर बरसा रहा है, उससे संतोष की बहस हुई। बस फिर क्या था, पुलिस वाले डंडा लेकर पिल पड़े। दूसरी तरफ पुलिस वाले कुछ और कह रहे हैं। जो मुझे बताया गया है और जो FIR में आया है वो ये है कि सिपाही से धक्का लग गया था एक आदमी को और उसके बाद मारपीट हुई है, जिसमें एक होमगार्ड का हाथ टूट गया और उसका सर भी फटा गया। पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हैरानी की बात है कि आरोपी पुलिस वाले पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुंबई में पानी की बर्बादी की तस्वीर सामने आई है। मुंबई के कलीना में पानी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी। कई घंटे तक पानी यूं ही बर्बाद होता रहा। बाद में BMC की टीम ने पाइपलाइन को ठीक किया। यूपी के गोंडा में गौरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रताप वर्मा पर बड़े संगीन आरोप लगे हैं। यही है बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा। इनके एक ऑडियो की चर्चा पूरे यूपी में है। ऑडियो ऐसा कि जिसे हम पूरी तरह से सुना भी नहीं सकते। विधायक जी सारी मान मर्यादा भूल जिले के वैध शराब कारोबारी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। वो सब इसीलिए कि एक्साइज की टीम ने उनके गुर्गे और एक स्थानीय अवैध शराब कारोबारी को पकड़ लिया। विधायक जी इसी से आग बबूला हो गए। राजमणि बोली ना भैया, क्या कह हमें लेके मिला है, क्या मिला इसी भैया भाई का दिमाग खराब है। रवियों पकड़ लाए हो तो इतना बड़ा कार्यकर्ता होगा पकड़ रहा है। हम पकड़ के लाए ना, आबकारी वाले पकड़ी। आबकारी वाले ने तो हम बिठी आई थे तब बता ही देते आराम, तब दिमाग खराब है बस। जो उनका
बात तो ये है कि विधायक की धमकी के बाद एक्साइज के अधिकारियों ने शराब माफिया को जमानत देते हुए चौराहे पर छोड़ दिया। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी ऑफिस में की, जिसके बाद सीओ की अगुवाई में जांच टीम बनाई गई। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगली चाल को पकड़ने के लिए चीन और रूस ट्रंप के आईफोन को टैप कर रहे हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का आईफोन का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप अपने दोस्तों और करीबियों से संपर्क साधने के लिए निजी आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते चीन और रूस की सरकार अपने जासूसों की मदद से मोबाइल टावर को हैक कर रही है और राष्ट्रपति ट्रंप की निजी बातों को सुनकर जानकारी अपनी सरकारों को मुहैया करा रही है। मौजूदा समय में ट्रंप 3 आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 2 आईफोन सरकारी हैं, जिन्हें कुछ हद तक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी CIA ने सुरक्षित कर रखा है, लेकिन निजी बातचीत के लिए वो एक और आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा एजेंसी और राष्ट्रपति के इस तीसरे आईफोन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है। ट्रंप की बातचीत सुनकर रूस और चीन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा और उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ 12 दिसंबर को हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। इस खास दिन के लिए दोनों परिवार तैयारी में जुट गए हैं। जालंधर में गिन्नी के घर की रिनोवेशन शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि कपिल और गिन्नी की शादी का समारोह 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिन तक चलने वाला है। 12 दिसंबर को जालंधर के क्लब कबाना में शादी होगी। उसके बाद अगले अलग अलग दिन अमृतसर, दिल्ली और मुंबई में रिसेप्शन पार्टी की जाएगी। कपिल शर्मा कनाडा में भी अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए रिसेप्शन पार्टी करेंगे। बी टाउन में किसी सेलिब्रिटी की अब तक की ऐसी पहली शादी है जो 5 दिन चलेगी। बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज को शादी और रिसेप्शन का न्योता भेजा जा रहा है। कल सुहागिनों का पर्व करवा चौथ है। इस मौके पर महिलाओं में सजने संवरने का गजब का क्रेज दिख रहा है। दिल्ली NCR से लेकर पूरा देश भर करवा चौथ को लेकर मेहंदी की रौनक बिखरी हुई है। मेहंदी आर्टिस्ट की ऐसी डिमांड है कि कई जगहों पर घंटों घंटों लाइन में लगकर महिलाओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। कल रात चांद निकलने के बाद महिलाएं जल का अर्घ देंगी, तब जाकर करवा चौथ का व्रत संपन्न होगा।